नमस्कार, इनफोकस आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 6वीं की जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक। इसमें हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। जैसा कि पिछली कक्षाओं से ही हमने आपको बताते हुए आया है कि हमारी जो स्थल रूप है वह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से अगर पूछा जाए तो पहला होगा पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। जैसा कि पिछली कक्षाओं में ही हमने पर्वत और पठार के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर लिया था। आज हम बात करेंगे मैदान के बारे में, यानी मैदान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में, और साथ में हम एक नए चैप्टर का भी प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो मैदान है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो एनसीईआरटी कहता है जो हमारा मैदान है वह समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। क्या होते हैं? वे समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। हम देखते हैं कि अधिकांशतः माध्य भूमि तल से 200 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं। यानी हमारी जो मैदान है वह कितनी ऊंचाई पे होती हैं? माध्य समुद्री तल से 200 मीटर की ऊंचाई पे होती हैं। अधिकांश मैदान जो हैं नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनती हुई हमें प्रतीत होती हैं। कैसे? नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा किसका निर्माण होता है? हमारा मैदान। यानी हमारे मैदान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? नदियों तथा सहायक नदियों से हुआ है। इसका जो ऊंचाई है समुद्र माध्य समुद्री तल से 200 मीटर ऊंचाई है। अब हम इसमें देखते हैं कि जब नदियों के और सहायक नदियों के द्वारा बता रहा है तो इसके साथ जो अवशेष आएंगे कुछ ना कुछ आएंगे। चलिए हम देखते हैं। अच्छा, फिलहाल में नदियों पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है जो नदियां हैं वह पर्वतों से ढालों की ओर बहेंगी तो नीचे की ओर आएंगी, तो अपने साथ कुछ न कुछ पदार्थों को अपरदित करके आगे की ओर लेती जाती हैं। अब ये जो आगे की ओर पदार्थों को ले जा रही हैं उनमें क्या हो सकता है? उनमें बालू हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, यानी सिल्ट हो सकता है, और पत्थर हो सकते हैं। ये सब जो हैं अपने आगे की ओर लेते जाती हैं। नदियां जो हैं इन सबको आगे की ओर लेते जाएंगी, और जब लेते जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो यह निक्षेपित करेंगी, कहीं ना कहीं इसको इकट्ठा करेंगी। अब कहाँ करेंगी? जहाँ पे गर्त होंगे, बड़े बड़े गड्ढे होंगे, वहीं पे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम देखिए अगर पिछले बहुत समय पहले तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र की नदियां होती थी उनके जो मैदान हैं उसके आसपास के, तो वहाँ पे पहले मैदान नहीं होते थे। वहाँ पे मैदान के पहले वहाँ पे गर्त होते थे, गड्ढे होते थे, और उस गड्ढों को किस प्रकार से समतल किया गया वह हमें एनसीईआरटी इसके द्वारा समझा देता है। कैसे? कि जो हमारी नदियाँ हैं उनके द्वारा बहुत सारे पदार्थों के अवशेष आगे की ओर बढ़ाते हुए लेकर आए, और उसके साथ जो अवशेष हैं वह कहीं ना कहीं निक्षेपित हुए। पदार्थों के अवशेष कहीं ना कहीं निक्षेपित हो गए। अब उस निक्षेपित से जो क्रिया हुआ उस निक्षेपित के द्वारा ही हमारे मैदानों का निर्माण हुआ। तो हम चलिए देखते हैं कि जो ढालों पर नीचे की ओर बढ़ती जाती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं, और जो अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं ढोए जाने वाले पदार्थों में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट, वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, और इसी निक्षेपण से हमारे मैदान का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? हमने क्या देखा? अपरदन और निक्षेपण। क्या देखा? अपरदन और निक्षेपण। किस प्रकार से हमारे नदियों का निर्माण हुआ? तो हम कहेंगे 2 शब्दों में, अपरदन और निक्षेपण द्वारा। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो हमारा नदियां हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो ऐसा बता रहा है एनसीईआरटी कि सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। हमारी मैदान जो है यहाँ के बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। साथ में देखते हैं यहाँ पे जो परिवहन के साधन जो है वह आसानी से भी प्राप्त हो जाते हैं। अब यहीं पे देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यानी हम देखें कि हमारी जो समुद्री तल से जो बहाए गए अवशेष और उसके द्वारा निक्षेपित और साथ में जो समतल भूमि बने हैं वहाँ की भूमि जो है
वह बहुत उपजाऊ होगी और साथ में वहाँ पे हमें परिवहन का जो साधन है वह भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो है बहुत अधिक जनसंख्या वाली, यहाँ पे आबादी बहुत अधिक हो जाएगी, क्षेत्र जनसंख्या वाली क्षेत्र हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो मैदान है वह किस प्रकार से बना, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया से। इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो माध्य समुद्री तल से अगर देखें तो 200 मीटर की ऊंचाई पे है। इसकी विशेषताओं की अगर कुछ बात करें तो हमें बताता है कि सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं कि हमें बताता है एनसीईआरटी, एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में, इसको पॉइंट करिएगा, चीन में यांगत्से नदी है। चीन में क्या है, यांगत्से नदी, आप मैप में भी देख सकते हैं। जो यांगत्से नदी का मैदान है इसके प्रमुख उदाहरण है, यानी मैदान के प्रमुख उदाहरण है। किस अपेक्षा में हम अगर देखें तो जनसंख्या की भी अपेक्षा में देखें तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे जो यहाँ के मैदान है यानी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, हम इनको तो आसानी से समझ लेंगे। हम चीन की बात करें तो यहाँ की जो मैदान है अगर हम देखें, चीन में यांगत्से नदी है। यहाँ के मैदान की अगर बात करें हम तो हम देखते हैं कि यहाँ के मैदान में भी उपजाऊ मिट्टी होती है, खेती अच्छे से की जा सकती है, साथ में यहाँ पे परिवहन की बात करें तो आसानी से प्राप्त हो जाता है और इस वजह से यहाँ पे घनी आबादी है, जनसंख्या वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। क्लियर हुआ। तो हम देखते हैं कि उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए भी काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान जो है देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जैसा अभी हमने बताया, गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब हमारा ये जो चैप्टर था भारत का प्रमुख स्थल रूप वह समाप्त होता है। अब हमारी यूनिट 7वीं जो है प्रारंभ होती है। क्या नाम है, हमारा देश भारत। तो चलिए हम थोड़ा सा भारत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी भी वही कुछ बताएगा, चलिए हम एनसीईआरटी को ही देखते हैं। भारत जो है एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। क्या है, भौगोलिक विस्तार वाला देश है। कैसा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। उत्तर में हम देखते हैं कि यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है। चलिए हम भारत मान लिए, यहाँ पे हमारा उत्तर में हिमालय तथा पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। क्या क्या, हमारा जो उत्तर में है वह हिमालय, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आप देखेंगे तो हमारा हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर। और यहीं पे हम देखें पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की अगर बात करें तो अरब सागर। यानी इनको अगर पॉइंट किया जाए तो यहां से भी प्रश्न निकाले जा सकते हैं। हमारे पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, और अगर हम ऊपर को देखें तो हमारा हिमालय है। यानी तीन तरफ जो भारत है वह जल से घिरा है। और जब तीन तरफ से जल से घिरा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप की भी अगर बात करें हम, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि जो हमारा प्रायद्वीप है उसका एग्जाम्पल और डिफिनीशन क्या कहता है। हम देखते हैं प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा है। आप देख लीजिए भारत को ही कि भारत जो है वह कितने तरफ से घिरा हुआ है, तो देखिए ना, तीन तरफ से घिरा है। यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा है। ऊपर क्या है, हिमालय है। क्लियर। कह रहा है स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32 लाख या कहें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है भारत का क्षेत्रफल, तो आप देखिए 32.8 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर कहें। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रायद्वीप का डिफिनेशन देखा और भारत की
क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हम देखते हैं कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और साथ में हम देखें कि इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। हमारी क्या है, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी, दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी। इसका जो विस्तार है वह कितना है, 3200 किलोमीटर बताता है एनसीईआरटी। लेकिन अगर एग्जैक्ट डाटा अभी की बात करें तो इसका कितना है, 3214 किलोमीटर। इसे आप याद करिए आसान से, तो क्या कहेंगे आप, 1 2 3 बढ़ते हुए क्रम में आप देख लीजिए और साथ में लास्ट में आप 4 जोड़ दीजिए। बहुत ही आसान से डाटा को याद किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। अब हम देखते हैं जो पूर्व से पश्चिम की बात किया गया है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कहां पर, हम अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक की बात करते हैं। कितना है, 2900 है, 2900 किलोमीटर। लेकिन एग्जैक्ट डाटा इसकी भी बात करें तो इसका कितना है, तो देखिए आप, यानी क्या कह सकते हैं, 2933 किलोमीटर है। हमारा जो पूर्व से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक है, जो इसकी दूरी है, क्षेत्रफल है, विस्तार है, यह जो है 2900 किलोमीटर की बताया है एनसीईआरटी। लेकिन एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 2933। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो 33 से याद कर लीजिए, यानी 3 लास्ट का याद कर लीजिए, और इसमें गुणा हुआ तो कितना हुआ, 9 आया, और 9 जो उसके बाद जो 3 है वह कितनी बार है, 2 है। तो आसान से इसको भी समझ सकते हैं, 2 9 3 3। और उसी प्रकार से हम जो 3200 हमारा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, 3200 है, और इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, यहां से 1 2 3 करिए, 1 2 3 करिए, लास्ट में 4 जोड़ दीजिए, इतना किलोमीटर फैला हुआ है। यानी बहुत ही आसान भाषा में हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं वर्ष 2011 से अब तक जो भारत की आबादी है वह कितनी है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यानी अगर अभी की बात करें तो 135 प्लस चल रहा है। तो हमें एनसीईआरटी बताता है यह 2011 का आंकड़ा है जो कि 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। हम देखते हैं यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जो भारत देश है चीन के बाद सबसे अधिक यानी दूसरे नंबर पे आ चुका है और जल्द ही यह चीन को भी पीछे छोड़ देगा। हम देखते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, वहां पूरे देश का मानक समय जो है एक नहीं होता। मानक समय जैसे कि हमने दूसरी या तीसरी क्लास में आपको बताया था कि मानक समय किसे कहते हैं। आप लोग पीछे जाकर प्लीज देख लीजिएगा कि देश का मानक समय क्या है। अगर हम अपने देश की बात करें तो कितना है, कितना है 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। जैसा कि आप पीछे देखें और बहुत सारे किताबों में देखें तो अमेरिका का जो मानक समय है कहीं कहीं 7 दिखाई देता है, लेकिन इस समय का डाटा है जो वह 6 है बताया गया है। तो आप नए डाटा को फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो समय है अमेरिका का वह 6 प्रकार का होता है वहाँ पे, और कनाडा में देखें तो 6 प्रकार का मानक समय माना गया है। हम देखते हैं अब उत्तरी गोलार्ध जो है हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पे देखिए तो आपका भारत कहाँ है, भारत जो है वह कहीं जाकर इस स्थान पे बसा हुआ है, यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में, हम कहे या फिर कहे 23 डिग्री 30 मिनट, जैसे कि हमने आपको मिनट में बदलना सिखाया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कहे 23.5 डिग्री या फिर कहे 23 डिग्री 30 मिनट जो कि उत्तर में है।
देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। हमारा जो कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री, जो कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं आगे, कहता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मध्य भूमि या कहें मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। चलिए हम विस्तार को भी बात कर लेते हैं। हमारा जो मध्य भूमि है कहां से? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो हम दक्षिण से उत्तर की ओर जब बात करते हैं यानी 0 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे जब, तो हमारा कितना बता रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, और उसके साथ साथ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पे हमारा जो है क्या है? भारत की स्थिति बताता हुआ हमें दिखाई देता है। यानी चलिए हम मान लिए ये भारत है। क्या मान लिए हम? इस भारत को मान लिए। तो इसका जो है मान कितना बता रहा है? हमारा कितना बता रहा है? विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, और मुख्य भूमि का फिर इसका विस्तार कितना बता रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपको यह समझ में आया। अब हम देशांतर की बात करते हैं। अक्षांश की तो हमने देखा कि हमारी जो भारत है वह उत्तर और दक्षिण से कितना है। तो आप देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर हमारी भारत जो है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर हमारा अगर उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तारित है। अगर यही देशांतर की वाली बात करें तो हमारा जो मुख्य है ग्रीनविच से आगे हम देखें पूर्व की तरफ है, तो यहां से हमारा जो है बात कर रहा है अब देशांतर की। तो यहां पे हमारा क्या है? हमारी जो पश्चिम से लेकर पूर्व की बात कर रहा है। पश्चिम यानी ये, और पूर्व यानी हमारा जो है ये। तो पश्चिम में कितना कह रहा है? पश्चिम में कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। हम मिनट को 1 कॉमा और साथ में हम 2 कॉमा के साथ डिनोट करते हैं सेकेंड को। तो कह रहा है हमारा पश्चिम में जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर हम देखें यहाँ पे तो 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है। कहाँ तक? पूर्व देशांतर के बीच में। यानी कुल मिला जुला कर आप देखिए, ऐसे देखिए, समझने का प्रयास करिए कि जो मान लीजिए हमारे ये भारत देश है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। हमारा भारत देश है, इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो उत्तर और दक्षिण कह रहा है, तो हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहे हैं। चलिए दक्षिण से उत्तर की तरफ कितना है? दक्षिण में हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? उत्तर। और अगर ऊपर चले तो कितना है? 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। यानी ये दो समझ में आया हमारे भारत का विस्तार। आप बस ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में हम देख रहे हैं इस स्थिति को, यानी हम दक्षिण से उत्तर की ओर की तरफ देख रहे हैं विस्तार। अब यहीं पे हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन कहां से? हमारा जो ग्रीनविच है मुख्य मानक, वहां से हम किस तरफ है? पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ हम यहां से देखते हैं, ये जो हमारा भाग है उसका जो विस्थापन कितना है, विस्तार कितना है, कितना बताता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, तथा इसका जो है विस्तार कितना है, कितना बताता है हमें? 97 डिग्री 25 मिनट। इतना क्लियर हुआ, जो कि देशांतर है। इतना हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके और भी विस्तार के बारे में, जो कि बहुत ही मजेदार है, और यहां से जो है किस प्रकार से प्रश्न बनेगा उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर सपोर्ट करना चाहे तो प्लीज सपोर्ट भी कर सकते हैं।